बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नियो पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार। नाज़रीन, नया साल शुरू हो चुका है और नए साल के पहले हफ्ते का आज तीसरा दिन है, तो आप सबको नए साल की मुबारकबाद भी देती हूँ। और जैसे कि हर दिन हमसे नई एनर्जी मांगता है, क्योंकि उस दिन के कामों को मुकम्मल करने के लिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि नया दिन जो है खुदा की नेमत होती है हमारे लिए, तो उस नेमत को मुकम्मल करने के लिए और उसका शुक्र अदा करने के लिए हमें हर रोज़ एक नई एनर्जी की ज़रूरत होती है। और अब तो वैसे भी नया साल शुरू हो गया है, तो नए साल के साथ जैसे हम बात कर रहे थे अपने आखिरी प्रोग्राम में कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बहुत से लोगों ने बनाए हैं कि हमने नए साल में क्या क्या कुछ करना है। तो आज हफ्ते का पहला दिन है, तो यकीनन आप काफ़ी एनर्जी के साथ उठे होंगे, जो लोग जाग चुके हैं कि आज हमने क्या कुछ करना है या इस साल में हमने क्या करना है, उसकी प्लानिंग भी हो चुकी होगी। अगर हम बात करें कि नए साल के साथ नई एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, मुस्बत सोच। हम लोगों को अपनी सोच को मुस्बत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले साल बल्कि पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने इतनी परेशानियां देखी हैं, बीमारियां देखी हैं कि लोग बहुत डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि अपनी सोच को हम नई एनर्जी के साथ मुस्बत तरफ लेकर जाएं और ख़ास तौर पर अपने गुस्से को कंट्रोल करें, क्योंकि गुस्सा वो चीज़ है जो कि हमारी मुस्बत सोच को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और जैसे कहते हैं ना कि हसद आपकी नेकियों को जला के सूखी लकड़ियों की तरह जला देता है, उसी तरह गुस्सा जो है हमारे मुस्बत रवैये को ख़त्म कर देता है, हमारी मुस्बत सोच को ख़त्म कर देता है। तो अपनी सोच को मुस्बत रखें ताकि नई एनर्जी के साथ आप नए साल में कुछ नया कुछ अच्छा कर सकें। प्रोग्राम के आगाज़ में आज के टॉपिक्स के हवाले से मैं आपको बता दूं कि आज हम किन किन अहम मौज़ूआत के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो जनाब, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो हेल्थ कार्ड हुकूमत की जानिब से इशू किया जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब में हेल्थ कार्ड लाने जा रही है हुकूमत, तो इस सिलसिले में क्या क्या इकदाम होंगे, इस हवाले से हम आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे जो सेहत कार्ड है, इसके साथ हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल परीज़ाद। इस पर हम काफ़ी मरतबा प्रोग्राम में भी बात कर चुके हैं। हकीकी ज़िंदगी के जो परीज़ाद हैं उनसे हम आपको आज के प्रोग्राम में मिलवाएंगे और साथ ही साथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन निदा ज़रीन से आपकी मुलाकात करवाएंगे। और कोरोना के बाद अब ओमिक्रॉन का ख़तरा हमारे सरों पे मंडला रहा है, और सिर्फ मंडला नहीं रहा बल्कि बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है। तो इस सिलसिले में क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और लम्हा फ़िक्रिया, हमें ये देखना है कि हमारी न्यू जनरेशन किस तरफ जा रही है। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कुछ रोज़ पहले कि नौजवानों ने टिकटॉक की वीडियो बनाने के चक्कर में एक मासूम शहरी की जान ले ली है। तो बात करेंगे सबसे पहले हम कि जो हुकूमत की जानिब से सेहत कार्ड का इजराब किया जा रहा है पंजाब के लिए, और बजट तो बहुत बड़ा बताया जा रहा था, लेकिन जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक गालिबन सिर्फ 80 करोड़ का बजट है या 80 अरब का बजट है जो कि पंजाब के लिए जो है उन्होंने इशू किया है, जिस सिलसिले में जो सेहत कार्ड हैं उससे लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा। और हुकूमत पंजाब ने सूबे के 3 करोड़ 11 लाख ख़ानदानों को नया पाकिस्तान सेहत कार्ड की सहूलत फराहम करनी है। इस सिलसिले में जो ये कहा जा रहा है कि सरकारी हुकाम के मुताबिक ये कार्ड जो है सरकारी और निजी दोनों हस्पतालों में इस्तेमाल हो सकेगा। मतलब अगर आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहते हैं, तो दोनों जगहों पर आपका ये कार्ड चलेगा। लेकिन इसके साथ मसले बहुत से हैं, और मसले कुछ जो सामने आए हैं वो ये हैं कि इन कार्ड्स पे सिर्फ कुछ मखसूस बीमारियों का इलाज हो सकेगा, या जो हॉस्पिटल्स का बताया गया है कि जितने भी सूबे के हॉस्पिटल्स हैं, जितनी तादाद बताई गई है उन हॉस्पिटल्स में इलाज तो हो सकेगा, लेकिन आप तमाम बीमारियों का इलाज नहीं करवा सकते। ये सबसे बड़ा जो फ्लॉ है इसका, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों को सिर्फ एक बुखार या फिर सिर्फ अभी कोरोना एक वबा आई है या ओमिक्रॉन आगे, सिर्फ ये मसले तो नहीं है या डेंगू मसला नहीं है, बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी बीमारियाँ हैं। लेकिन इन कार्ड्स के ज़रिए, सेहत कार्ड के ज़रिए आप सिर्फ मखसूस कुछ बीमारियों का या कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं उस हवाले से इलाज करवा सकेंगे। तमाम बीमारियों के इलाज की जो फैसिलिटी है वो इस कार्ड पर दस्तयाब नहीं है। इस सिलसिले में तनकीद भी बहुत की जा रही है, अपोजिशन की जानिब से भी बहुत तनकीद की जा रही है कि भाई ऐसे सेहत कार्ड का क्या फ़ायदा कि जिस पर आप जो आपके मेन इश्यूज़ हैं उनका इलाज ही ना करवा सकें। और एक दूसरी बात जो ये है कि जो एक हेल्थ कार्ड है वो ख़ानदान के सरबराह को दिया जाएगा, यानी कि अगर एक ख़ानदान में 5 से 6 अफराद हैं या 7 से 8 अफराद हैं, तो सिर्फ जो उस ख़ानदान का सरबराह होगा उसको सेहत कार्ड दिया जाएगा। और 10 लाख की जो अमाउंट है वो होगी इस कार्ड में कि 10 लाख तक जो रकम है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं सेहत कार्ड के ज़रिए।
اب لوگوں کا اس سلسلے میں جو ایک تشویش لوگوں کی سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ بھئی اب ایک صحت کارڈ ہے، اس میں خاندان کے تمام لوگوں نے علاج بھی کروانا ہے، لیکن وہ علاج بھی ہم ہر بیماری کا نہیں کروا سکتے. جیسے کہ ہم اپنے پروگرام میں کچھ بیماریوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، دانتوں کی بیماری ہو گئی یا کوئی بڑی بیماریاں ہیں، کینسر ہے، ایڈز ہے یا خدا نخواستہ اور کئی بیماریاں ہیں، تو آپ ان کا علاج اس کارڈ کے ذریعے نہیں کروا سکتے. آپ کیا کیا اس سے کروا سکتے ہیں، اس میں ہم بات کریں گے. ڈاکٹر احمد جاوید قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ سے صحت کارڈ کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کب سے صحت کارڈ کا اجرا ہو جائے گا، اس پہ کون کون سی بیماریوں کا علاج ہو سکے گا؟ جی صحت کارڈ کا اجرا کا عمل جاری ہو چکا ہے، اور یہ ایک مرحلہ وار اس کی لانچنگ ہو رہی جی ہے، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ یعنی ساہیوال اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں یونیورسل کوریج مئی لاسٹ ایئر یعنی 2021 میں پرووائڈ کر دی گئی تھی، اور 1 جنوری 2022 سے 31 مارچ 2022 تک بقیہ تمام 7 ڈویژنز میں جو مستقل رہائشی خاندان ہیں پنجاب کے، وہ انشورڈ ہو جائیں گے. 1 اچھا جنوری کو لاہور ڈویژن میں آغاز ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 20 جنوری کو راولپنڈی ڈویژن، پھر 9 فروری کو فیصل آباد ڈویژن، اور 22 فروری کو ملتان. پھر اسی طریقے سے مارچ کے مہینے میں بقیہ 3 ڈویژن یعنی بہاولپور، گوجرانوالا اور سرگودا کور ہوں گے. ہم جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا کہ اس میں کون سی ڈیزیزز کورڈ ہیں، تو اس میں ہم نے اس کو جو میکانزم اور جو ایگریمنٹ ہمارا ہوا ہے، اس میں ہم 2 طرح کی ڈیزیزز کا ذکر کرتے ہیں. ایک ہے پرائیورٹی کیئر. پرائیورٹی کیئر میں ٹرشری لیول کی ڈیزیزز ہیں. فار ایگزامپل آپ کا کارڈیک ڈیزیزز ہیں، آرگن فیلئر ہے، جی جی ڈائبٹیز کی کمپلیکیشنز ہیں، برنس ٹراماز ہیں، یہ سارے ریمیٹولوجی ہے، یہ ساری جو ہیں جہاں پہ جو ایکسپینسو ٹریٹمنٹس ہیں وہ ہم نے اس میں کور کی ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری ٹریٹمنٹ جو ہیں جس میں میٹرنٹی بھی شامل ہے، جس میں روٹین کے میڈیکل کیئر کے ایشوز شامل ہیں، اس کو سیکنڈری کیئر کہتے ہیں. اگر ہم اس کی لسٹ دیکھیں تو تقریباً کوئی 800 سے زیادہ ٹریٹمنٹس ہیں جو کہ کور کیے گئے ہیں. اور امپینلڈ ہاسپٹلز، کچھ اسپیشلائز امپینلڈ ہاسپٹلز ہیں جو کہ فار ایگزامپل آئی کا ہے تو صرف آئی کی ڈیزیز دیکھ رہا ہے. کچھ جنرل ہاسپٹلز ہیں بوتھ پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر جو کہ تقریباً تمام طرح کی ڈیزیز کو دیکھ رہے ہیں. اس میں کارڈیولوجی شامل ہے، یورولوجی شامل ہے، نیورو سرجری ہے، نیورولوجی ہے، جنرل سرجری ہے، جی آئی ہے، ایئر ہے، نوز. اسی طریقے سے تقریباً ہر طرح کی ڈیزیز کا اس میں جو 802 میں نے جس کا ذکر کیا ہے، 800 پلس ٹریٹمنٹس. اور یہ صرف لسٹ ایسی نہیں ہے جو یہاں پہ ختم ہو جائے گی. We will continue to add further treatments into these list of diseases. اچھا تو ڈاکٹر صاحب لوگوں کے لیے اب یہ آسان بنانے کے لیے، کیونکہ ہماری زیادہ تر تو آبادی پڑھی لکھی نہیں ہے، ان کو نہیں پتا کہ کس طرح صحت کارڈ کو حاصل کرنا ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، تو اس کے استعمال کا طریقہ یہ بھی بتا دیں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کتنی رقم ہوگی صحت کارڈ کے ذریعے جو لوگ استعمال کر سکیں گے. اور جیسے کہ آپ نے کچھ بیماریوں کے حوالے سے بھی بتایا کہ جو ایکسپینسو ٹریٹمنٹس ہیں ان کو اس میں کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ہم دیکھیں تو دانتوں کا ٹریٹمنٹ یا پھر کوئی جیسے کہ میٹرنٹی ایشوز ہیں وہ بھی ایکسپینسو ہوتے ہیں، کیا وہ بھی اس میں ہوں گے؟ جی میں بالکل، ایک تو میں پورا طریقہ بھی بتانا چاہوں گا. بڑا آپ کا اچھا سوال ہے تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو سکے. بٹ بریفلی اسپیکنگ، میٹرنٹی النیسز بالکل اس میں شامل ہیں. اچھا ڈینٹل ٹریٹمنٹ ویسے شامل نہیں ہے، لیکن خدا نہ خواستہ انجری ہو جاتی ہے اور میگزیلو فیشیل پرابلم آتے ہیں، وہ اس میں ضرور شامل ہیں. اب اس کو کیسے آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، تو میرا سب سے پہلا جو اپیل ہوگی عوام سے اور آگاہی کا ایک حصہ ہے کہ آپ اپنا جو نادرا میں کوائف ہے اس کی درستگی ضرور کروائیے. صحیح کیونکہ ایک خاندان کو 10 لاکھ روپے تک کا انشورنس کور ہے. فار ایگزامپل اگر ایک گھر میں بزرگ رہتے ہیں، 5 مرلے کا گھر ہے، 2 بچے شادی شدہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو وہاں پہ 3 خاندان رہتے ہیں. تو 3 خاندان کا مطلب ہے کہ 30 لاکھ روپے تک کا کوریج اس خاندان کو شامل وہاں پہ حاصل ہے. اچھا یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کے شناختی کارڈ کے مطابق اور نادرا کے مطابق زوجیت کا ریکارڈ ٹھیک ہے، آپ کے بچوں کی پیدائش کے بعد ان کا ریکارڈ آپ نے درست کروایا ہوا ہے، اسی طریقے سے خاندان میں جو وفات پا گئے ہیں بزرگ یا ادر اہل خانہ،
ان کا اندراج بہت ضروری ہے۔ آپ اپنا شناختی کارڈ لے کے جائیے اور شناختی کارڈ میں جو ڈویژن کورڈ ہو چکے ہیں اور وہاں کے مستقل رہائشی ہیں تو آپ ہاسپٹل میں جائیں گے اور وہاں پہ اسٹیٹ لائف انشورنس نے جو کہ ہمارا سروس پرووائڈر ہے اس نے کاؤنٹرز ڈیولپ کیے ہیں، یو گو دیئر، آپ اپنا شناختی کارڈ ان کو دیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ اس میں کورڈ ہیں اور کتنا اماؤنٹ آپ کا انشورنس کا ابھی ریمیننگ ہے، کیونکہ یہ 10 لاکھ روپے تک سالانہ کوریج ہے۔ یہ جو نیا پاکستان قومی صحت کارڈ ہے یہ صرف خاندان کے سربراہ کو جاری کیا جا رہا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ ہم نے اسسٹنٹ کمشنر صاحبان کے جو دفاتر ہیں وہاں پہ بھی رجسٹر موجود ہیں، اگر آپ وہاں جائیں اپنا شناختی کارڈ لے جائیے، وہاں پہ وہ قوائف حاصل کریں گے، وہ تھرو ای میل ہمیں آ جائے گا اور ہم اس کی فردر پروسیسنگ کریں گے۔ لیکن جو سب سے آسان اور کنوینئنٹ ہے وہ نیا پاکستان قومی صحت کارڈ ایپ ہے جو کہ لانچ ہوئی ہے کل یسٹرڈے، منسٹر ہیلتھ نے اس کو لانچ کیا۔ اس کے اندر بہت ہی آسان اور سہل طریقہ ہے، آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیے اور ابھی تک جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہم نے کل 12 بجے کے قریب اس کو لانچ کیا تھا، ابھی تک 20,000 افراد اس کا حصہ بن چکے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اب دے آر اور رجسٹرڈ یوزرز، اور ایک دن میں اتنے لوگوں نے اس کو اپروچ کیا ہے، اس ویب سائٹ پہ ایپ پہ آئے ہیں۔ اچھا، وہاں پہ کچھ سوالوں کے آپ جواب دیں گے تو آٹومیٹیکلی وہ ایپ بتا دے گی کہ کیا آپ لائکلی خاندان کے سربراہ ہیں یا نہیں۔ فار ایگزامپل ایک کپل ہے اور خاتون خانہ اس میں رجسٹر ہو کے جب اپنے قواعد ڈالیں گی تو ان کو بتا دیا جائے گا کہ آپ خاندان کا سربراہ نہیں ہو سکتی، بہرحال آپ کے شوہر حیات ہیں تو وہ اس کے خاندان کے سربراہ ہوں گے۔ جو ہی آپ کو یہ میسج ملتا ہے کہ آپ لائکلی خاندان کے سربراہ ہیں تو وہ ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے، ہم نادرا کو بھیجتے ہیں ویریفیکیشن کے لیے، اور ود ان فیو ڈیز وہ جو ہمارے اسٹیٹ لائف کے ذریعے کارڈ پرنٹ ہو کے آ جائے گا اور پھر ڈیلیور کر دیا جائے گا۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے پوری تفصیل سے بتا دیا کہ کس طرح مطلب یہ کارڈ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مطلب اگر آپ نادرا میں رجسٹرڈ ہیں تو آپ کو اسٹیٹ لائف جانا ہوگا اپنے نادرا کا آئی ڈی کارڈ لے کر، اور اس کے بعد وہاں سے آپ کو صحت کارڈ ایشو کیا جائے گا۔ لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیں کہ اب جس شخص کے پاس کارڈ ہے، مطلب اگر کوئی مریض ہے اس کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے کارڈ میں کتنی رقم باقی رہ گئی ہے؟ جو ایپ آپ نے بتائی ہے، کیا وہ ایپ جیسے موبائل کی بینکنگ ایپ ہوتی ہے اس طرح کام کرے گی؟ اس طرح پتہ چلے گا کہ ہمارے اکاؤنٹ میں اب کتنے پیسے رہ گئے ہیں، کتنی رقم رہ گئی ہے علاج کے لیے؟ نہیں، اس ایپ میں یہ چیز تو شامل نہیں ہے۔ یہ ایپ ایکچولی آپ کی مدد کرتی ہے ان آرڈر ٹو گیٹ 3 سارٹ آف۔ پہلا یہ کہ اگر آپ خاندان کے سربراہ ہیں تو آپ اپنا اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور ہم آپ کو قومی صحت کارڈ آپ کا بن جائے گا۔ دوسرا، اس ایپ کے ذریعے آپ کو اس پروگرام کے بارے میں مکمل آگاہی دی جاتی ہے۔ تیسرا، اس ایپ کے ذریعے تمام امپینل ہاسپٹلز کا ڈیٹا وہاں پہ پرووائڈ کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ فار ایگزامپل اس وقت بہاول نگر میں ہیں اور وہاں پہ آپ کو کسی بھی امپینل ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے، وہاں وزٹ کر رہے تھے، تو آپ ہماری ایپ پہ جائیں اور بہاول نگر ضلع کے امپینل ہاسپٹل کی لسٹ میں آپ گوگل لوکیشن ٹچ کریں تو آٹومیٹکلی آپ کو پورا میپ گائیڈ کرے گا کہ جو امپینل ہاسپٹل یہاں سے کتنا دور ہے۔ اچھا، یہ چیز کہ آپ کے خاندان کے پاس اب کتنا بیلنس کور ہے، اس کے لیے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ ہر امپینل ہاسپٹل میں اسٹیٹ لائف نے ایک صحت کاؤنٹر ڈیولپ کیا جی ڈاکٹر صاحب، جو ٹرینڈ سٹاف ہے وہ آپ کا شناختی کارڈ دیکھ کے اسی وقت آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے خاندان میں ابھی تک ٹوٹل انشورڈ اماؤنٹ میں سے کتنا کنزیوم ہو چکا ہے اور کتنا اویلیبل ہے بیلنس۔ تو یہ جو صحت جو اسٹیٹ لائف کے کاؤنٹرز یہ ہر امپینل ہاسپٹل میں اسٹیبلش کر دیے گئے ہیں۔ پھر اس میں یہ بھی ایک چیز ہمیں ایڈ کرتے بتا دیں کہ اس کارڈ میں کون کون سی بیماریاں ہیں اور کون کون سی نہیں ہیں۔ کچھ بیماریوں کا تو ذکر آپ نے کیا ہے، لیکن تھوڑا کلیئرلی بتا دیں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ صحت کارڈ سے کن بیماریوں کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اور ایک چیز اور بھی بتائیے گا کہ کیا پرائیویٹ اور جو سرکاری ہاسپٹل ہیں ان دونوں میں علاج ہو سکے گا صحت کارڈ سے؟ جی بالکل، میں جو ہمارے پاس امپینل ہاسپٹل ہیں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 433 امپینل ہاسپٹل ہیں پنجاب میں۔ لاہور ڈویژن الون میں 133 ہاسپٹل اس وقت امپینلڈ ہیں۔ اگر ٹوٹل امپینلمنٹ پنجاب میں بات کریں جس میں 50,000 سے زیادہ بیڈز پورے پنجاب میں مختلف ہسپتالوں میں اویلیبل ہیں،
both in the public sector and the private sector. ये तकरीबन आधे आधे हैं, 25-25 हज़ार के करीब दोनों के पास। अच्छा। तो और इसके अलावा एक इम्पैनलमेंट की ड्राइव अभी भी जारी है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दोनों स्टेट लाइफ को उन्होंने अप्रोच किया है। ऑब्वियसली उसके बाद एक विजिट होता है, द लेवल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो प्रोवाइड होती हैं उस हॉस्पिटल में, उसका मुआयना किया जाता है, और उसके बाद स्टेट लाइफ उनके साथ एग्रीमेंट करता है। जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो कोई ऐसा हॉस्पिटल स्टेट लाइफ के साथ इस प्रोग्राम में इम्पैनल नहीं हो सकता अगर वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के साथ रजिस्टर्ड और लाइसेंस ना हो। लिहाजा हम जहाँ पे एक्सेस यानी प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बढ़ा रहे हैं, वहाँ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पे भी हमारा बहुत एम्फेसिस है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूंगी कि क्या इस कार्ड पे फ्रॉड होने का भी खदशा है? जैसे मैंने तो एक बैंक अकाउंट की मिसाल दी कि जैसे ऑनलाइन बैंक से भी अक्सर लोगों से फ्रॉड हो जाता है कि उसमें जो रकम होती है वो भी निकल जाती है। क्या जो आपके सेहत कार्ड में रकम है वो भी किसी फ्रॉड के कोई ऐसा खदशा है कोई कि उसमें से भी रकम निकल सकती है? मैं जी बिल्कुल इसमें हाँ बिल्कुल खदशा है, और एक इंश्योरेंस का जब भी बिजनेस होता है तो उसके अंदर ये ग्लोबली ये देखा गया है कि इस किस्म की प्रैक्टिसेस करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमने इस सिलसिले में बाकायदा एक निज़ाम वज़ा किया है। इसमें स्टेट लाइफ का अपना एक मॉनिटरिंग का निज़ाम है, जो हुकूमत पंजाब है उसकी टीमें उसका सेपरेट क्लिनिकल और फाइनेंशियल ऑडिट करेंगी। नंबर 3, इसमें नादरा के साथ एक हमारा एक एग्रीमेंट है, हर शख्स जो सर्विसेज लेता है अंडर दिस सेहत सहूलत प्रोग्राम, उसको डिस्चार्ज के बाद नादरा की तरफ से एक कॉल आती है विच इज कंपल्सरी, और उनसे फीडबैक लिया जाता है। उसके अलावा ये कंपटीशन है, जिस वक्त फॉर एग्जांपल देखें उतने ही फॉर एग्जांपल 100 पेशेंट्स हैं और 10 हॉस्पिटल वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन 10 के दरमियान में बेहतर सर्विस प्रोवाइड करने का भी कंपटीशन है, जिसको मैं एक हेल्दी कंपटीशन कहता हूँ। उस दौरान में भी विसल ब्लोअर्स होंगे, वो हमें बताएंगे कि हॉस्पिटल ए, बी और सी शायद सही काम नहीं कर रहे, तो विल कम टू नो, और उसके अंदर बिल्कुल क्लियर है डिसइम्पैनलमेंट भी होगी, जो इस किस्म के काम करेगा या इस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, और क्रिमिनल एक्शन उसके अलावा होगा। सही। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अहमद जावेद काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो सेहत कार्ड अब इजरा होने जा रहा है इसका इस हवाले से उन्होंने काफ़ी डिटेल से बताया, तो काफ़ी सहूलत है, मतलब कुछ ना होने से होना बेहतर है, क्योंकि सेहत कार्ड जो है बाहर के मुल्कों में भी चलता है और लोग उससे बहुत फ़ायदा उठाते हैं। अब पाकिस्तान में भी ये शुरू हो रहा है सेहत कार्ड, यकीनन हुकूमत का एक अच्छा इकदाम है, इससे देखेंगे अब फ़ायदा कितना होगा। एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और अब सेहत के मसाइल इतने ज़्यादा चल रहे हैं कि हमें अपने प्रोग्राम में भी 2-3 टॉपिक्स ऐसे रखने पड़ते हैं जो कि सेहत के हवाले से होते हैं। और जैसे कि आजकल आप सबको पता है कि कोरोना के बाद अब ओमिक्रॉन कितना फैल रहा है, और इसी सिलसिले में एनसीओसी के जो सरबराह सद उमर हैं उन्होंने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने काफ़ी खदशात भी जाहिर किए हैं कि बहुत तेज़ी से ये ओमिक्रॉन अब फैल रहा है, जो कि अब कोरोना की एक नई किस्म है। लेकिन इसके साथ साथ जो तशवीश वाली बात है वो ये है कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में ख़ास तौर पर जो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद हैं, यहाँ पर केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। बहुत बड़ी तादाद है जो कि ओमिक्रॉन के जो मुतासरीन हैं वो अब अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं। अच्छा, इस सिलसिले में ये भी जो सबसे तशवीशनाक बात ये भी है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको इसके इलाज में मुश्किलात पेश आ रही हैं, और जब सरकारी आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक इस्लामाबाद में अब तक ओमिक्रॉन के 64 केसेस की तस्दीक हुई है। पंजाब में ओमिक्रॉन के 50 केसेस में से 49 का ताल्लुक लाहौर से है। ये पिछले दिनों जब ये मसला हुआ था डेंगू का, तब भी पंजाब में सबसे ज़्यादा जो केसेस डेंगू के आए थे सामने वो लाहौर में आए थे, और अब ओमिक्रॉन के भी सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं पंजाब में वो लाहौर में सामने आ रहे हैं। इसके अलावा महकमा सेहत के मुताबिक कराची में अब तक ओमिक्रॉन के 44 केसेस सामने आ चुके हैं, और हस्पतालों में एमरजेंसी भी सिलसिले में नाफिज की गई है। काफ़ी परेशानी वाली सूरत हाल है, क्योंकि हम अभी कोरोना से ही निमट रहे थे कि अब ओमिक्रॉन ने ख़तरे की घंटी बजा दी है, और पहले सफरी मुश्किलात कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा थी कि लोगों की सफरी पाबंदियाँ भी लग गई थी, बाहर जाने में भी मुश्किलात पेश आ रही थी। अब ओमिक्रॉन की वजह से भी वही मसाइल का सामना करना पड़ा है। तो अभी सूरत हाल क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अजीज़ काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, अभी जो असद उमर साहब ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान में ओमिक्रॉन का फैलाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है,
کیا اومیکرون کی بھی وہی علامات ہیں جو کرونا کی ہیں یا کچھ مختلف علامات ہیں؟ ہاں جی، پہلی بات تو یہ اومیکرون کو آج تقریباً 28 دن ہو گئے جب سے اس کا پتہ چلا ہے کہ جی یہ میوٹینٹ اب ایگزسٹ کرتا ہے. اور پاکستان میں چونکہ اس کی دو کریکٹرسٹکس انہوں نے بتائی تھی شروع سے فرام ویری بگننگ کے. ایک تو یہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے، مطلب اس کے مقابلے میں جو دوسرا پہلے ہمارا ڈیلٹا ویریئنٹ چلا اس کے مقابلے میں اس کی انفیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے. اور نمبر 2 یہ کہ ابھی تک ایز ٹوڈے جو ہم بات کر رہے ہیں اس کی کوئی جو سیوریٹی جو ڈیفائن ہے جو پہلے ڈیلٹا کے ساتھ تھی وہ ابھی تک اس کی نون نہیں ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں، ہاں اس کی علامات وہی ہیں جو بخار اور سیویئر باڈی پینز کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. ان کی بخار والی کیفیت ہوتی ہے، گلے کی علامتیں ہوتی ہیں، سر درد بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ ساری علامتیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور یہ جس کو ہم آرڈنریلی کہتے ہیں فلو لائک فیچرز اس میں ہوتے ہیں، لیکن باڈی ایکس کو ڈومینیٹ کرتی ہیں اور بہت کم لوگوں میں مطلب کھانسی بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ اس کے علامات ہیں. اور پہلے جیسے وہ زبان کا ذائقہ چلا جانا، یہ سونگنے کی صلاحیت چلا جانا، وہ اتنی کلاسیکل اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے، ابھی تک ڈیفائن اچھا، نہیں کی گئی. مطلب تو اومیکرون میں علامتیں یہ تو مسئلہ کسی نہیں ہے بھی کہ آپ کا جو کی طرح ٹیسٹ ہے ہی وہ ہیں. چلا جائے یا اسمیل چلی جائے. یہ اتنا کلاسیکلی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے. ابھی اچھا تک جو ٹھیک ہے، کیسز ہیں انہوں نے جنرلی اس میں بالکل ٹیسٹ اور اسمیل کا ذکر نہیں ہے کہ ان کا یہ دونوں صحیح. چیزیں چلی. اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر جو کیسز اب سامنے آئے ہیں اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے علاج میں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں. کیا نیا وائرس پرانے ویرینٹ سے زیادہ خطرناک ہے یا پھر ابھی اس کے بارے میں کنفرم رپورٹ سامنے نہیں آئی ہیں کہ زیادہ خطرناک کون سا ہے، کرونا یا اومیکرون؟ ہاں جی، ابھی تک جو وائرس ایگزسٹ تھا وہ تو ڈیلٹا ہی ہے اور ڈیلٹا کے ویریئنٹ کے طور پہ ابھی اومیکرون ہمارے سامنے آیا ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ یہ سیئر فارم میں بالکل بھی سیئر فارم میں نہیں ہے، یہ یقیناً آ رہا ہے. اور یہ جیسے ڈیلٹا وائرس والے کیسز پریزنٹ کرتے ہیں یا کرتے تھے کہ جن میں بخار اور باڈی ایکس کے ساتھ پریزنٹ کرتے تھے، تقریباً اس کی وہی علامات ہیں. لیکن ڈیلٹا کے ساتھ یہ تھا کہ ان کو چیسٹ فیچرز بہت ڈومینیٹ کرتے تھے، یعنی ان کو کھانسی بھی تھی، ان کو کچھ لوگوں کو نمونیا بھی ہو رہا تھا. ابھی وہ والی سیوریٹی اس ویریئنٹ میں نہیں دیکھی گئی. دیکھی بھی گئی ہے تو وہ دکا دکا دیکھی گئی ہے اور چھوٹے بچوں میں ہی دیکھی گئی ہے. اور obviously ابھی ہمارے ملک میں تو ابھی اتنا کوئی کیسز رپورٹ نہیں ہوئے جن کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہو. ہاں نمبر آف کیسز پاکستان میں بڑھے ہیں. ابھی پچھلے کافی عرصے سے 500 سے کم نمبر چلے گئے تھے، اب یہ ہے کہ 584 کل کے NCOC کے نمبر تھے. مطلب دیٹ مینس کہ یہ اٹ از آن دا رائز. اب وہ جیسے اسلام آباد کی جو فگرز ہیں، مطلب 17 سے 58 ہوا، 58 سے 84 ہوا، اور لاسٹ نائٹ جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ 100 کیسز اومیکرون کے اسلام آباد میں رپورٹ ہو چکے ہیں. اسی طرح لاہور میں اٹ از آن دا رائز اور کراچی میں بھی 33 کیسز تھے، بٹ پرابلی لیٹسٹ نمبر اس سے بڑھ گئے ہیں. لاہور میں کو 54 کے قریب بتائے تھے، جن کی شاید لیٹسٹ نمبر بڑھ گئے ہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ بڑا ریپڈلی نمبر انکریز ہو رہا ہے. اب بات وہی آ جاتی ہے کہ جب ہمارے پاس کیس کووڈی میں جیسے ہم اپن نیازی میں ہمارا فیور کلینک چل رہا ہے، اس ہاسپٹل میں بھی ہمارے پاس چونکہ آٹومیٹیکلی پیشنٹ ڈائیورٹ ہو کے فیور کلینک پہ آ جاتے ہیں. ان کو ہم سسپیکٹ بھی کر رہے ہیں، ان کو ہم نے ڈائگنوسس کے لیے ان کو PCR بھی ایڈوائز کیے ہیں. لیکن اسٹل اٹ از ٹو ارلی ٹو سے کہ جی وہ اومیکرون ویریئنٹس آ رہے ہیں، کیونکہ اومیکرون ویریئنٹس چیک کرنے کے لیے ریسرچ لیب کا کام ہے. وہ اس کی جو جین سیکوینسنگ کر کے اس کی ٹائپ نکالتے ہیں. ادروائز ہم تو کلینیکلی اس کو کووڈ کا ہی ڈائگنوسس دیتے ہیں اور کیسز بالکل دے آر آن دا رائز. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب کووڈ آیا تھا تب یہ کہا جا رہا تھا کہ جن لوگوں نے بیرون ملک سفر کیا ہے وہاں سے یہ بیماری آئی ہے پاکستان میں، لیکن اومیکرون کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کو یہ ہوئی ہے بیماری ان میں سے بہت سے لوگوں کی ٹریول ہسٹری کوئی تھی ہی نہیں. مطلب ان لوگوں نے کہیں بیرون ملک سفر ہی نہیں کیا ہوا تھا، بلکہ گزشتہ کچھ عرصے میں کہیں بھی سفر نہیں کیا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ وائرس یہیں پر پیدا ہو رہا ہے، یہیں پہ پھیل رہا ہے؟ اچھا نہیں، یہ تو چونکہ اب دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے تو وہ کراچی میں جو ایک ہی فیملی میں رپورٹ ہوئے ان میں تو وہ ٹریول ہسٹری کا سے ریلیٹ کیا گیا ہے. جی بالکل. لیکن یہ کہ چونکہ زیادہ ٹریولنگ ہوتی ہے دنیا میں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ریسٹرکشنز تھی وہ ختم ہو چکی ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے تو ایکسپوجر لوگوں کو ہو جاتا ہے. اور چونکہ اس کی ٹرانسمیشن کی کیپیبلٹی بہت زیادہ ہے تو کوئی اس طرح ڈینائی بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا کوئی ایکسپوجر ٹریولرز یا ریسنٹ ٹریولنگ ہسٹری کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں ہوا. تو لیکن جو آپ کا سوال کہ یہ مطلب ان سائڈ کنٹری یہ پیدا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے.
ये यकीनन कोई वायरस है जो साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुआ था और अब दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फैलता हुआ, हमारे नेबरहुड में देखिए इंडिया में अब केसेस बड़ी रैपिडली राइज होने शुरू हो गए। तो ये वायरस तो वही है जो जिसका ओरिजिन साउथ अफ्रीका से रिपोर्ट किया गया था। लेकिन यस, आपकी बात ठीक है कि क्लियर कट कोई ट्रैवलिंग का जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन जो एक फैमिली कराची से रिपोर्ट हुई है वो तो उनकी तो डेफिनेट ट्रैवलिंग हिस्ट्री है। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब आप दे दें कि अभी जो वैक्सीन लगी थी कोरोना के हवाले से, क्या ओमिक्रॉन में वो वैक्सीन कारामद होगी या फिर इसके लिए कोई नई वैक्सीन आएगी? अच्छा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था और मैं वेरी हैप्पी कि आपने ये पूछ लिया, क्योंकि इतने लोग हमसे आकर पूछते हैं जब हम ओपीडी में बैठे फीवर क्लिनिक कर रहे होते हैं इधर अपने हॉस्पिटल अपर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल में, तो लोगों का ये सवाल बहुत होता है कि मैं तो वैक्सीनेटेड हूँ, मुझे ओमिक्रॉन होगा कि नहीं। अच्छा, आपको अब जो थोड़ी सी मैं मतलब दीज आर ऑल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, अभी इस पे प्रूफ कोई नहीं है, लेकिन ये ज्यादातर लोग जो ओमिक्रॉन के साथ आ रहे हैं इसमें ज्यादातर लोग वो हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं। एक सवाल ये, इसका जवाब ये है। नंबर 2 ये है यस कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनकी कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली वी कैन से कि दे आर लिटिल प्रोटेक्टेड, लेकिन फिर उस पे एक सवाल आ रहा है कि कौन सी इफेक्टिव थी कौन सी इफेक्टिव नहीं है। तो वो बहुत सारी जो चाइनीज मेड वैक्सीन थी उसमें कहा जा रहा है जी कि उसका एफिकेसी नहीं थी और आप उसका बूस्टर भी लगाए तो एफिकेसी नहीं होगी, लेकिन जो ओरिजिनल सोर्स है वैक्सीन का वो तो क्लेम करते हैं जी कि इसकी सेफ्टी है। अभी जैसे ये जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी की वैक्सीन है लाइक फाइजर की है या मॉडर्ना है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्लेम्स हैं कि जिससे सेफ्टी आएगी। देखिए एट द एंड ऑफ द डे बेस्ट मैसेज ये मतलब जरूरी है कि आपने वैक्सीनेशन करवाई है, ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपने कौन सी चाइना की करवाई या अमेरिका की कराई या बरतानिया की कराई। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और यकीनन ओमिक्रॉन अभी खतरा है हम सब के लिए, हमें इससे बचने के लिए वही एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है जो कि हमने कोरोना के दिनों में इख्तियार की थी। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे और बात करेंगे एक और हेल्थ इशू के हवाले से। आप हमारे साथ रहिए। के बाद आपको खुश आमदीद कहती हूँ, और जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने लिंक दिया था कि ब्रेक के बाद हम एक और हेल्थ इशू के हवाले से बात करेंगे। वो हेल्थ इशू है मेंटल हेल्थ इशू, जो कि हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा आम हो गया है कि हम लोगों को शायद खुद भी पता नहीं होता कि हमारे आसपास जो लोग मौजूद हैं, बेशक हमारे घर के लोग हैं, उनके साथ क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। और अभी हालिया दिनों में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि 2 टिकटॉकर लड़कों ने कराची में एक मासूम नौजवान को सिर्फ टिकटॉक बनाने के चक्कर में, अपने एडवेंचर के चक्कर में उस शख्स की जान ले ली। अभी वो दोनों बहुत कम सिन लड़के हैं जिन्होंने उस शख्स का कत्ल किया है, और उन्होंने तो अपना एडवेंचर मुकम्मल किया, लेकिन उसकी सज़ा क्या हुई कि दोनों अब पुलिस की कस्टडी में हैं। हम अगर अपना रवैया देखें, अपनी सोसाइटी का रवैया, तो हमारे आसपास नौजवान नस्ल ख़ास तौर पर एडवेंचर के चक्कर में, सस्पेंस के चक्कर में, थ्रिलर के चक्कर में ऐसी ऐसी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं कि अक्सर देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ अर्सा पहले एक लड़के की वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी। उसने टिकटॉक पे वीडियो बनाने के चक्कर में खुद को गोली मार ली थी, और वो वीडियो इतनी वायरल हुई थी, इतनी हॉरिबल वो वीडियो थी कि देखकर रोंगटे खड़े हो गए थे। और हम ये सब, मेरा ख्याल है जिसने वो वीडियो देखी होगी वो सोचने पे मजबूर हो गया होगा कि हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है, हमारे नौजवान नस्ल खास तौर पे किस तरफ जा रहे हैं। साथ साथ कुछ वीडियोस भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह लड़के लड़कियां कभी शीशा पी रहे हैं, कभी हुक्का पी रहे हैं, कभी सिगरेट पी रहे हैं, और इस तरह के कई जो नशे हैं जिनको हम लोग नशा नहीं समझते, खतरनाक स्टंट भी करते हैं और वो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। इसमें सबसे बड़ी कोताही जो है वो हमारे घर वालों की, हमारे पेरेंट्स की है कि क्या वो अपने बच्चों की ये वीडियोस नहीं देखते, और अगर नहीं देखते तो क्या उनको कोई बताता भी नहीं है कि आपके बच्चों किस तरह की वीडियोस सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हो रही हैं। ये रवैया हमारा क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर ताहिरा रुबाब माहिर नफ्सियात हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताहिरा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैंने 2-3 चीज़ों का हवाला दिया है कि या तो किसी एक अपनी थ्रिलर किस्म की वीडियो बनाने के चक्कर में किसी और की जान ले लेना, या अपनी जान ले लेना, या इसके अलावा हमने कुछ वीडियोस में भी देखा कि लोगों ने ऐसे ख़तरनाक जानवर घर में पाले हुए हैं जैसे शेर है या कोई दूसरे जानवर, और टिकटॉक पे उनकी वीडियोस ऐसे शेयर कर रहे हैं जैसे उनके पेट हैं, उनके पालतू जानवर हैं। मतलब ये क्या रवैया है हम लोगों का, ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल का? बेसिकली जैसे हम देखते हैं कि टिकटॉक जो है एक्चुअली अगर आप उसको देखें तो उसकी अपनी भी एक जो मैनिफेस्टेशन है ना, जो हमें नजर आती है कि वो बड़ी चमक धमक है, उसमें बहुत ही वल्गैरिटी भी है, और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा थ्रिल उस ऐप में
खास तौर पे उसके नाम से ये चीजें जो है बहुत ज्यादा समझ आती हैं कि इस तरह का कोई चीज जो वो है। तो उसके ऊपर जो लोग भी ज्यादातर हमें नजर आते हैं वो इस तरह के जो बच्चे खास तौर पे जिस तरह की हम वीडियोस जिनकी बात कर रहे हैं वो ज्यादातर उन बच्चों की इस तरह की वीडियोस हैं जिनकी पर्सनैलिटीज में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो एंटी सोशल हैं, कहीं ना कहीं वो साइकोपैथ हैं, या फिर उनका कहीं ना कहीं जो है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज हैं। यानी साइकोपैथ वो लोग होते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और उससे वो प्लेजर फील करते हैं और उनके दिमाग में हर वक्त दूसरों को नुकसान पहुंचाने की और थ्रिल जिसको आपको कहते हैं ना उसका एक मजा लेने का उनके अंदर जो है बहुत ज्यादा एक चीज जो है वो हो रही होती है। इसी तरह से जैसे हम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो ये वो लोग हैं जो कि अटेंशन सीकिंग के लिए दूसरों की तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए किसी भी किस्म का जो है वो बिहेवियर जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। वो रिस्की बिहेवियर भी हो सकता है, वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल बिहेवियर भी हो सकता है। तो जैसे हम देखते हैं कि टिकटॉक के ऊपर बहुत ही हमारी यंग लॉट जो है जो टीन्स हैं वो बहुत ज्यादा हमें वहाँ पे नजर आते हैं। तो डॉक्टर ताहिरा सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि हमारी सोसाइटी में जो मोस्टली यंगस्टर्स हैं वो या तो साइकोपैथ हैं या अटेंशन सीकर हैं, क्योंकि अब हम टिकटॉक पे जो खास तौर पे रुझान देखते हैं वो बदमाशी का कल्चर है कि जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं सिगरेट पीना उसको फ़ख्र समझते हैं, शीशा पीना उसको फ़ख्र समझते हैं, चेनें ब्रेसलेट्स पहनना, लड़के खास तौर पर खुले गिरेबान रखना, लंबे बाल रखना, इसको फैशन या इसको ट्रेंड समझते हैं और वो इस तरह की वीडियोस बनाकर एक खुशी महसूस करते हैं कि हम इन है सोसाइटी में। क्या ये कल्चर ज़्यादा आम होता जा रहा है, लोगों में ये साइकोलॉजिकल बीमारियां ज़्यादा आती जा रही हैं? जैसे अभी आपने एक बात शुरू की कि इसका मतलब ये है कि हमारी ज्यादातर नौजवान नस्ल जो है वो एंटी सोशल या साइकोपैथ या वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी का शिकार है। ऐसा नहीं है कि हमारी ज्यादातर जो है नौजवान नस्ल इस चीज का शिकार है, मगर क्योंकि मीडिया में कुछ चीजें ऊपर नजर आती है ना, हमें मीडिया सारी पॉपुलेशन को कवर नहीं करता। मीडिया एक सेट ऑफ पॉपुलेशन को, जैसे टिकटॉक भी एक मीडियम ऑफ मीडिया है, एक्चुअली सोशल मीडिया है, वो उससे भी एक सेट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो आता है। वो सेट ऑफ पॉपुलेशन हमें जब नजर आता है तो उस क्लास में इस तरह की चीजें जो हैं जैसे स्मोक वगैरह करना, थ्रिल को एंजॉय करना जो है ये उनकी उस क्लास का जो है आप ये समझो कि एक बिहेवियर बना हुआ है वहाँ पे, उनकी उस क्लास का एक जो है वो रवैया है। लोग अक्सर दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए इसलिए थोड़े से उल्टे सीधे काम करते हैं जो सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट जाते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं होते, वो काम नॉर्मल नहीं होते। यूजुअली आम लोग जो मिडिल क्लास हमारा तबका है उसमें उन चीजों को इतनी ज्यादा इजाजत नहीं होती। हमें नजर आता है कि इस तरह के बहुत ज्यादा थ्रिल काम जो है वो ज्यादातर या तो बिलो द लाइन ऑफ पॉवर्टी जो लोग ज्यादा होते हैं वो लोग ज्यादा कर रहे होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा थ्रिल में बहुत सारी ऊपर वाली क्लास में जो है वो नजर आ रही होती है। बेसिकली आपके घर में कौन सी वैल्यूज जो है प्रैक्टिस की जाती है, आपके घर में तरबियत किस तरह की दी जाती है, ये चीज मेनली जो है वो फोकस होती है। इसका मतलब डॉक्टर ताहिरा कि अब बच्चों की जो तरबियत है वो वालिदैन के हाथ से निकलती जा रही है और बच्चे जो तरबियत ले रहे हैं वो सोशल मीडिया से या टिकटॉक इस तरह की ऐप से ले रहे हैं, क्योंकि फिर बात वही आती है ना कि हर जनरेशन अपनी पिछली जनरेशन से कुछ सीख रही होती है। तो इसका मतलब ये जनरेशन जो अब टिकटॉक पे बहुत ज्यादा छाई हुई है वो अपनी पहली वाली जनरेशन से सीख कर यहाँ तक ये आई है चीजें। अपनी पहली वाली जनरेशन एग्जैक्टली ये सब कुछ तो नहीं सीखा, मगर मे भी बहुत कुछ और सीखा है जिसमें अब्यूज हो सकता है, क्योंकि ये अब्यूज वाली जो चीजें हम देखते हैं दूसरों को अब्यूज करना जो स्किल वाले काम है वो कहीं ना कहीं उस एनवायरनमेंट का हिस्सा बने हुए होते हैं। अब्यूज देखा है, वायलेंस देखा हुआ होगा उन्होंने, बहुत ही ज्यादा जैसे गाली गलोच वाली जुबान उन्होंने सीखी हुई होती है, उनके इर्द गिर्द इस तरह की चीजें जो है वो हो रही होती हैं। ड्रग अब्यूज बहुत ज्यादा जो है वो यूजुअली कॉमनली वहाँ पे प्रैक्टिस जो है वो हो रहा होता है। इसलिए जो है जब आपके इर्द का माहौल जो है इस तरह का होना शुरू हो जाता है, एग्जैक्टली आप अपनी पिछली जनरेशन से वही चीजें एक्सट्रैक्ट नहीं करते, मगर उससे मिलती जुलती कुछ चीजें जो हैं वो जरूर अगली नस्ल में ट्रांसफर होती हैं, जो कि मे बी कहीं ना कहीं किसी न किसी एक पॉइंट के ऊपर वो भी एबनॉर्मल चीजें ही जो है वो बिहेवियर जो है हमारे सामने आ रहे होते हैं उसकी वजह से। अच्छा डॉक्टर ताहिरा, एक वीडियो भी हम साथ साथ चला रहे हैं जो कराची में गुज़श्ता 1-2 रोज पहले वाकया पेश आया है कि 2 लड़कों ने टिकटॉक पे एडवेंचरस वीडियो बनाने के चक्कर में, और बहुत कम से लड़के हैं, 14-15 साल उनकी उम्र है, उन्होंने वो अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में एक शख्स को गोली मार दी। मतलब वो सिर्फ वो टिकटॉक पे अपने असलहे की नुमाइश कर रहे थे या वाकई वो असल में गोली चला के कुछ वीडियो बनाना चाह रहे थे, तो जो सामने लड़का खड़ा हुआ था उसकी जान चली गई। मतलब ये भी एक रवैया हमारी नौजवान नस्ल में बहुत तेजी से परवान चढ़ रहा है कि घर में असलहा मौजूद है तो टिकटॉक पे वीडियो बनाने के चक्कर में उस असलहे का इस्तेमाल करने से भी अब दरेग नहीं करते।
बिल्कुल ऐसा ही है। और अनफॉर्चुनेटली मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ पे जब आप वीडियोस को देखते हैं ना, तो इस तरह की वीडियोस जिसमें असलाहा दिखाया जाता है, जिसमें वायलेंस दिखाया जाता है, उन वीडियोस को कंडेम नहीं किया जाता, उनके ऊपर हंसी मजाक जो है वो शो किया जाता है और उन वीडियोस को ज्यादा वायरल किया जाता है। बेसिकली दिस इज नॉट ओनली ऑन द पार्ट ऑफ हु इज मेकिंग द वीडियो, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी पॉलिसी मेकर। उनको ये चेक एंड बैलेंस बहुत ज्यादा रखने की जरूरत है कि इस तरह की वीडियोस क्यों वायरल होती हैं, और लोग जो हैं वो भी खासतौर पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि बेसिकली उनको भी यही चीजें पसंद आती हैं। ये चीजें पसंद आती हैं तो वो इस तरह के कमेंट्स करते हैं, फिर उसको शेयर जो है वो कर रहे होते हैं। एंड आउट ऑफ दैट थिंक के लोग इसको पसंद करते हैं, लोग पॉपुलर होने के लिए इस तरह की सस्ते काम जो होते हैं, जो कि बहुत महंगा नुकसान जो किसी को भी पहुंचा सकते हैं, उनको करने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये दोनों पार्ट्स के ऊपर है कि वो जो वीडियो बना रहा है वो भी, और वो जो देख रहा है वो भी कहीं एक दूसरे को ही पसंद कर रहे हैं। अगर हम ये देखें कि लोग इस तरह की वीडियोस को कंडेम करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो इस तरह की वीडियोस ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि जो वीडियो बना रहा है वो भी, और जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, वो दोनों एक ही सोच के मालिक हैं और वो दोनों ही सिलसिले में कसूरवार हैं। अच्छा, लेकिन इस सिलसिले में डॉक्टर ताहिर, अगर हम देखें कि ये वीडियोस जो वायरल हो रही हैं, इनमें तशद्दुद एक तो ज्यादा आ रहा है और इनमें बाजारी जबान बहुत इस्तेमाल की जा रही है, जो लैंग्वेज है, गालम गलोच और इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा आम हो रही हैं। इसका मतलब टिकटॉक पे जो ज़्यादा आवाम है वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, उनका पढ़ाई से दिलोचाट है या पढ़ने को दिल नहीं चाहता, या अगर इसके अलावा देखा जाए वो अपने फ्यूचर के हवाले से फिक्रमंद नहीं है, उनको बस रातों रात मशहूर होना है, रातों रात फेमस होना है और जल्दी जल्दी पैसे कमाने हैं। तो इस चक्कर में वो इस तरह की वीडियो डालते हैं कि जो एकदम से लोगों को नजर आती हैं और लोग उनको देखते हैं। यानी कि कसूरवार तो फिर दोनों है ना सोसाइटी में। दोनों ही है, एक्चुअली दोनों ही है। और दूसरी जो बात है, जैसे टीन्स खास तौर पे हमें नजर आती है टिकटॉक के ऊपर, टीन्स हमें खास तौर पे नजर आती है, और टीन वाली एज जो है ये कितनी इम्पल्सिव एज होती है और इसमें थ्रिल बहुत ज्यादा होता है। बेसिकली 3-4 फैक्टर्स एट द सेम टाइम जो अभी आपने पिन पॉइंट किया ना कि हाँ वो लोग ज्यादा नजर आते हैं जिनको अपने फ्यूचर का इतना ज्यादा फिक्र नहीं है। और फिर ऑनेस्टली गाली ग्लोच जो है वो किसी भी मुहज्जब फैमिली का जो है वो वतीरा नहीं हो सकता, ये तरीका कार नहीं हो सकता। ये यूजुअली जैसे मैंने पहले कहा कि आपके इर्द गिर्द के माहौल में इस तरह की चीजें यकीनी तौर पे हो रही होती हैं और फिर आप वहीं से कुछ ना कुछ जो है वो ऑप्ट करके उसको अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा जो है बनाते हैं। एक तो तरबियत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके घर में किस तरह की चीजें हैं। दूसरा हमारे यहाँ पे क्योंकि टीन एज के जो लोग हैं उनके लिए कुछ खास किस्म के प्रोग्राम्स नहीं है, एजुकेशनल जो है वो उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, रिक्रिएशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो वो जो एक हेल्दी हमारे यहाँ पे पहले स्पोर्ट्स होती थी, बहुत कुछ और होता था जो कि टीम्स के लिए होता था। अब आज जाके सिर्फ हमें नजर आता है कि टिकटॉक रह गया, स्नैप वीडियो रह गया, या फिर जो है सोशल मीडिया रह गया, जिसके ऊपर लोग जो है गेम्स भी कर रहे हैं, लोग जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं और अपने थ्रिल और अपने स्किल्स को भी शो कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर ताहिर, इसका मतलब तो फिर ये हमारी सोसाइटी का जो एजुकेशनल एक्टिविटीज थी उनकी तरफ इंटरेस्ट भी खत्म हो गया है, क्योंकि मैंने फिर वही बात की ना कि टिकटॉक पे तो ज्यादा आवाम वही है जिनका पढ़ाई से दिलोचाट हो चुका है, वो रातों रात मशहूर होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम देखते हैं कि हमारी यूथ जो है उसमें काफी सारे लोग स्कूल और कॉलेजेस में तो हमें नजर आते हैं, मगर एक बहुत बड़ी तादाद जो है टीन्स की हमें स्कूल और कॉलेजेस से बाहर भी नजर आती है। और ये वही लोग हैं जो कि जैसे एक पर्सनालिटी होती है जो कि वेट नहीं कर सकती, इम्पल्सिव पर्सनालिटी होती है, किसी भी चीज के होने का वेट नहीं हो सकता। सो लोग टिकटॉक जैसे एप्स को यूज करते हुए अपनी उस इम्पल्सिविटी को सेटिस्फाई करने के चक्करों में बहुत सारे थ्रिल वाले काम जो करते हैं ताकि रातों रात में शो भी हो सके और पैसा भी कमाया जा सके। बिकॉज कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसान के अंदर में बाय बर्थ भी आ रही होती हैं, जिनमें से एक चीज जो है कि वो अपने आप को दूसरों से बेहतर जो है वो देखना चाहता है, मगर उसके तरीके हमने खुद डिवाइस करने होते हैं कि मैं दूसरों से बेहतर किस तरह से हो सकता हूँ। वो नेगेटिव वे भी हो सकता है, वो एक पॉजिटिव वे भी हो सकता है। वो लोग जो कि थोड़े से नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स के साथ होते हैं वो यूजुअली हमें इसी तरह के काम करते हुए नजर आते हैं कि उन लोगों को इम्पल्सिविटी ज्यादा है, थ्रिल ज्यादा है। ठीक है डॉक्टर ताहिरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अब जो टिकटॉक की वीडियो सामने आ रही है उससे तो ऐसा लग रहा है देखिए कि जैसे इम्पल्सिव बिहेवियर हम सब में होता जा रहा है, क्योंकि जो टिकटॉक पे वायलेंस की वीडियो सामने आना शुरू हुई हैं वो यकीनन हमारी सोसाइटी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। हम लोगों को अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आप सबको पता है बॉक्सिंग काफ़ी मुश्किल खेल है और पाकिस्तान में बॉक्सिंग का काफ़ी रवाज होता जा रहा है। मैं मर्दों की नहीं, मैं ख़वातीन की बॉक्सिंग की बात कर रही हूँ, क्योंकि अब ख़वातीन भी बॉक्सिंग में काफ़ी आगे हैं, पेश हो रही हैं, अपना नाम भी बना रही हैं। और इसी सिलसिले में अगर हम बात करें नदा ज़रीन की, जो कि हालिया दिनों में बॉक्सिंग के हवाले से उनका काफ़ी नाम भी हो रहा है, काफ़ी फेमस हो रही हैं। और ख़ास बात यह है कि उन्होंने लाहौर में होने वाली नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 54 kg बैंटम वेट का टाइटल जीता है। मुझे नहीं पता है कितना वेट होता होगा, लेकिन जो मैं नदा की वीडियोस देख रही थी उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा ये वेट लग रहा था जो उन्होंने उठाया है, इसका टाइटल भी जीता है। नदा एक टैलेंटेड बॉक्सर भी हैं, साथ ही साथ वो और भी बहुत से काम करती हैं, लेकिन खास बात ये है कि वो 2 बच्चों की मामा भी हैं और हमारे स्टूडियो में भी मौजूद हैं। तो नदा से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो नदा। कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मैंने इतनी माशाल्लाह तारीफ कर दिया और आप में इतनी क्वालिटीज़ हैं माशाल्लाह। सबसे पहले तो आपके बॉक्सिंग करियर के हवाले से जानना चाहूँगी, कैसे शुरू किया, कब शुरू किया, और माशाल्लाह अब तो आप चैम्पियनशिप भी जीत चुकी हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। बचपन में स्पोर्ट्स काफ़ी खेलती रही, काफ़ी एम्फेसिस था इस पे, और जब यूनिवर्सिटी में थी और मैं पढ़ रही थी तब मैंने शुरू किया था बॉक्सिंग। तो मुझे तो शुरू से फ़िटनेस के तौर पे मैंने शुरू की थी, पर मुझे काफ़ी शौक़ हुई और फिर 4 साल बाद मैंने कंटिन्यू किया है। और उसके अलावा कुछ ट्यूटरिंग भी मैंने किया है लेडीज़ बॉक्सिंग की, और साथ फर्स्ट एड क्वालिफ़िकेशन भी मैंने कंप्लीट की थी, और थोड़ा सा स्पारिंग और एक्सपीरियंस भी मिली थी, और फ़र्क ट्रेनिंग मैंने किया हुआ है फ़र्क जिम्स में लंदन में। अच्छा, मतलब डिफरेंट, आप डिफरेंट कह सकती हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि नदा बाहर ज़्यादा पली बड़ी हैं तो उनकी उर्दू वो अपनी अच्छी करने की कोशिश कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि हमारे प्रोग्राम में भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी उर्दू में बात करें। अच्छा नदा, आपके 2 बच्चे भी हैं माशाल्लाह। आप शादीशुदा ख़वातीन के लिए अगर कहा जाए कि एक रोल मॉडल हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि शादी के बाद ख़वातीन अक्सर सोचती हैं, चलें अब तो थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन पहले ज़्यादातर यही रुझान होता था कि अच्छा अब शादी हो गई, अब बच्चे हो गए हैं, ख़ास तौर पर अब ज़्यादा टाइम बच्चों को देना है, ध्यान बच्चों को देना है, काम कैसे करें। लेकिन आपने बच्चों के साथ भी इतना कुछ मैनेज किया, कैसे मैनेज किया? सपोर्टिव सिस्टम कैसा था? सपोर्ट सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अपने ससुराल की तरफ से बहुत सपोर्ट है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और अच्छा जी बिल्कुल। और मेरा शौहर जो है एक माशाल्लाह बहुत ही सपोर्टिव इंसान है माशाल्लाह से। मुझे कभी फील नहीं होता कि बच्चे जो है ना अकेले हैं, तो माशाल्लाह उनसे बहुत सपोर्ट है, और सपोर्ट के बगैर तो मैं सोच ही नहीं सकती। मतलब इतना टाइम ट्रेनिंग को देना और अपना बिजनेस को देना, तो ये बहुत अहम बात है। मुझे बहुत खुशी है कि वो बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग ही क्यों, कोई और गेम में क्यों नहीं गई? क्योंकि बॉक्सिंग से जो फर्स्ट इंप्रेशन या इमेज जहन में आता है वो मर्दाना बॉक्सिंग ही आता है कि अच्छा मर्द बॉक्सिंग करते हैं, लेकिन ख़वातीन में ये ट्रेंड बहुत कम देखा जाता है, तो इस तरफ ही क्यों आया आपका? आई सपोज जो बॉक्सिंग है वो आपकी अल्टीमेट मेंटल और फिजिकल चैलेंज होता है। आपको जो फिटनेस, जो आपकी डिसिप्लिन और जिस तरह मेरी पर्सनालिटी भी है, वो मुझे काफ़ी सूट किया है, और बहुत मेहनत करना पड़ा, बट बहुत रिवॉर्डिंग भी है। तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि बॉक्सिंग ऐसा है वैसा है। जब यूनिवर्सिटी में थी तो मेरा कोच जो था वो खुद स्टूडेंट था किंग्स कॉलेज में। अच्छा। और स्पोर्ट्स साइंसेस में वो कर रहा था, तो हम इस तरह स्पोर्ट को एनालिसिस करना, उसको समझना एक और तरीका से हमने देखा। जी अच्छा, वैसे पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं बहुत कम स्पोर्ट्स में आती हैं, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कि अच्छा क्रिकेट में आ गई ख़वातीन या हॉकी में चली गई, लेकिन बॉक्सिंग में बहरहाल बहुत कम ख़वातीन जाती हैं। लेकिन आपने भी एक ट्रेंड सेट किया है कि नहीं, बॉक्सिंग में पाकिस्तानी ख़वातीन भी आ सकती हैं। अभी आपसे बात में कर रही थी, आपने कहा कि आपके मतलब पेरेंट्स की बजाय आपके इन लॉज ने आपको ज़्यादा सपोर्ट किया। जी ऐसा बिल्कुल है। मेरा अबू वो बहुत स्पोर्ट्स खेलता खुद, और मेरे दोनों भाई भी। अच्छा। और मेरा जो फादर इन लॉ नदीम ख्वाजा, वो भी काउंटी क्रिकेट खेलता था। अच्छा, तो मतलब पूरी फैमिली ही स्पोर्ट्स से कहीं ना कहीं इन टच है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई सपोज ये भी एक तरह की इंस्पिरेशन भी थी। और बस अच्छा नदा, अभी तो आपने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है, इंटरनेशनली भी कुछ करने का प्लान है, कहीं जाने का, कि अभी कुछ किया है इस सिलसिले में? जी ऐसा ही है। बॉक्सिंग फेडरेशन ने मुझे नॉमिनेट किया है कॉमनवेल्थ पे आगे जाके कम्पीट करने का इंशाल्लाह से। तो देखते हैं इंशाल्लाह।
اچھا چلیں، بلکہ پہلے تو جو آپ نے ابھی کامیابی لی اس پہ بھی آپ کو مبارکباد میں نے دینی تھی، وہ میں نے آپ کو سٹارٹ نہیں دینی تھی، ڈیو رہ گئی. لیکن چلیں اس کے جو آگے اب آنے جا رہے اس کے بھی آپ کو بیسٹ آف لک کہوں گی. ندہ، آپ ساتھ ساتھ ابھی بتا رہی تھی کچھ کوکنگ کا بھی کرتی ہیں، دو اپوزٹ فیلڈز ہیں بالکل یہ. جی ایسا ہی ہے. کوکنگ آئی سپوز ڈفرینٹ نہیں ہے. جس طرح کے کوکنگ ہم کرتے ہیں وہ ہیلتھی لائف سٹائل کے طور پہ ہم کرتے ہیں. جو لوگ جم جانے والے ہیں، جو اسپورٹس کھیلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو اپنے پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ صحیح طرح ان کو انرجائز رکھنا. تو ہم نے پھر ایک نیوٹریشن فوکسڈ میل پلانز اور اس طرح کے ہم نے شروع کیا نون جوس کے نام سے. اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ ہم کسٹمائز کرتے ہیں جی بولز، جس طرح کی کسی کا ہیبٹس ہے، ان کا گولز ہے، انہوں نے وزن اتارنا، انہوں نے فٹ ہونا ہے، مسل گین کرنا. تو اس لحاظ سے ہم اپنا کوکنگ جو ہے نا ایک فرق طریقہ سے ہم نے سٹارٹ کیا. جی اچھا، اب چلیں کوکنگ کی طرف بھی آپ آ گئی. بچوں میں کیا مطلب زیادہ آپ کو شوق لگتا ہے کہ اب آپ کے ماشاءاللہ 2 بچے بھی ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بچے آپ کے اس چیز کو مس تو نہیں کرتے کہ اچھا ماما زیادہ گھر پہ نہیں رہتی ہیں یا پھر ہم لوگ پاپا کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں، اور ان میں یہ چیز تو نہیں آئی؟ میرے خیال میں سے ہم لوگ اتنا انٹرچینج کرتے ہیں نا بچوں کو کہ ان کو ایسا فیل نہیں ہوتا کیونکہ وہ بہت بزی ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے دیکھتے بھی آگے کہ میری امی کیا اچیو کر رہی ہے، میرا ابو کیا کر رہے ہیں. تو یہ چیز بھی وہ بڑا نوٹ کرتے ہیں اور بڑا ان کو انسپائر بھی کرتے ہیں. آئی ہوپ. ہاں بالکل، بلکہ ابھی ہم یہ بات بھی کر رہے تھے کہ ہر جنریشن اپنی پچھلی جنریشن سے سیکھتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب بچے دیکھتے ہیں ہمارے پیرنٹس کیا کر رہے ہیں تو اس چیز میں کہیں نہ کہیں وہ اس چیز میں انسپائر بھی ہوتے ہیں. اچھا ندہ، گھر کی طرف سے بھی سپورٹ تھی، فیملی کی طرف سے بھی سپورٹ تھی، اور آپ نے ایک مطلب ماشاءاللہ چیمپئن شپ بھی جیتی ہے. آس پاس لوگوں کا رویہ کیسا تھا کہ ایک خاتون باکسنگ میں آ رہی ہیں؟ تو کیا کبھی ہوا کرٹیسائز کیا کہ نہیں یہ تو مشکل ہوگا خواتین کے لیے، خاص طور پہ پاکستان میں؟ آئی سپوز سرپرائزنگلی کافی سپورٹ مجھے ملی ہے اپنے نزدیک فرینڈ سے، اپنے فیملی میں سے. بڑے شاکنگ والی بات ہے کہ میں نے ایکچولی اکثر کافی لوگوں کو بتایا نہیں کہ میں باکسنگ کرتی رہی ہوں یونیورسٹی میں. تو کافی لوگوں کو ایک سرپرائز ملی. بٹ الحمدللہ آئی ہوپ کہ میں نے ایک ایگزامپل سیٹ کیا ہے اور میں نے عورتوں کے لیے اور ہمارے اگلے جنریشن کے لیے کہ وہ اسپورٹس میں جو ہے نا اسپورٹس ڈسپلن میں پارٹیسپیٹ کرنا بھی چاہیے. ہمارا نام پورا دنیا میں روشن کرنی چاہیے. بالکل، انشاءاللہ. اچھا ندہ، خود آپ باکسنگ کی فیلڈ میں ہیں، آپ کے خیال میں اب تک خواتین کا رجحان کیسا ہے اس فیلڈ کی طرف، اور آپ کو لگتا ہے کہ ان فیوچر پاکستان میں زیادہ خواتین اس فیلڈ میں اس لائن میں آئیں گی؟ میرے خیال سے بہت را پوٹینشیل ہے، بہت ٹیلنٹ ہے، بس تھوڑی اور انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. ان کی نیوٹریشن پہ، ان کی اسپورٹس اویئرنیس، ان کی ٹریننگ، تھوڑا سا اور اگر ہم انویسٹ کریں، انٹرنیشنل پلیئرز کو اگر ہم انوائٹ کریں، ہوسٹ کریں، اور اس طرح کے جیسے باکسنگ فیڈریشن نے یہ چیمپئن شپ ہوسٹ کیا ہے، اس طرح کے اگر ہماری اور ایونٹس ہو جائیں، میرے خیال سے بہت ایکسپیرینس اور تجربہ ہم گین کر سکتے ہیں اور امپروو کر سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ ہم ایتھلیٹس پروڈیوس کر سکتے ہیں. اچھا، پاکستان میں اور اگر آپ باقی ملکوں میں باکسنگ میں ڈفرینس دیکھیں خواتین کی باکسنگ میں، تو آپ کو کیا چینج لگتا ہے زیادہ؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم تھوڑے سے پیچھے ہیں ایک لحاظ سے، بٹ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ جتنی ساری لڑکیاں میں نے دیکھی تھی اس کھیل میں اس چیمپئن شپ کے بعد بہت موٹیویشن ہے اور بہت ڈسپلن بھی ہے. مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اور ٹریننگ دی جائے ان لڑکیوں کو تو وہ بھی مطلب وہ آگے آ سکتے ہیں. اچھا ندہ، خواتین کے حوالے سے جو ایک عام خیال ہے کہ اپنے فیس کا بہت خیال رکھتی ہیں اور اپنی اسکن کا، اپنی بیوٹی کا بہت خیال رکھتی ہیں، لیکن باکسنگ تو مار دھاڑ والا کھیل ہے. کبھی ایسا ڈر نہیں لگا کہ اچھا منہ پہ اگر کہیں پہ اسٹریچز لگ گئے یا کہیں پہ کچھ ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، ہر اسپورٹ کے ساتھ وہ کوئی نہ کوئی رسک فیکٹر ہوتا ہے ضرور. اور آپ کرکٹ سے لے کے فٹ بال سے لے کے ہر چیز، تو اپنے آپ کو، اب جیسے میں نے فرسٹ ایڈ کوالیفیکیشن بھی کیا ہے، اپنے آپ کو وہ رسکس پتہ ہونے چاہیے، آپ کی ٹریننگ اس حد تک ہونی چاہیے اور آپ کی کنڈیشننگ، تاکہ آپ پریپیئرڈ رہیں کہ اگر آپ کو لگے بھی، اور آپ کو ڈیفینسز آپ کو آنا چاہیے تاکہ آپ کھیل سکتے ہو اور لڑ سکتے ہو، آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں. اچھا، مطلب آپ اپنی بیوٹی کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھیں لیکن ساتھ ساتھ اپنی اس شوق کو بھی پورا کریں. باکسنگ کے مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل اپنے فیمینینٹی اور سارا کچھ چھوڑنے کی مطلب ہے آپ اسپورٹس بھی کھیل سکتے ہو اور باقی چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں.
ایسی کوئی بات نہیں ہے, آخر وہ ایک ڈسپلن ہوتی ہے. اچھا, اگر آپ سے میں کہوں کہ آپ پاکستانی خواتین کو کوئی میسج دیں اس سلسلے میں کہ وہ اسپورٹ کی طرف آئیں یا کسی بھی اسپورٹ کی طرف آئیں, تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں یہ دینا چاہوں گی کہ ایک چانس تو دے دیں اسپورٹس کو, اور اپنے بچوں کو اور اگلے جنریشن کے لیے آپ ایک ایگزامپل بنیں, اور آپ کر سکتے ہیں. اس کے مطلب یہ نہیں کہ شادی ہونے کے بعد اور بچے ہونے کے بعد کہ آپ کا لائف جو ہے نا وہ ایک اینڈ سٹاپ پہ آتا ہے. آپ بہت اور چیزیں بھی اچیو کر سکتے ہیں, ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں سوسائٹی کو. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. مطلب لوگوں کو, ہمیں اپنی خواتین کو آگے لانے کی بہت ضرورت ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے بیہیویئر چینج کرنے کی ضرورت ہے, کہ ہمیں صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنی خاص طور پہ لڑکیوں کو پڑھا دیں, ہمیں یہ بیہیویئر چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین کوئی بھی اسپورٹ کھیل سکتی ہیں, اور اگر وہ کھیل سکتی ہیں تو انہیں سپورٹ بھی کریں ساتھ ہی ساتھ. میرے گھر میں یہ ہے کہ ایجوکیشن اور اسپورٹس ہم سب برابری ہوتا ہے ہمارے گھروں میں, میرے ان لاز کی طرف سے اور میری اپنی فیملی سے. تو مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کو بھی اور خواتینوں کو بھی اسی طرح ہمارے برابر لے کے آنا چاہیے. بالکل آگے لے کے آنا چاہیے. ندا, بہت شکریہ. مطلب آپ واقعی اگر ہم کہیں کہ ایک انسپریشن ہے ہماری خواتین کے لیے تو غلط نہیں ہوگا, کیونکہ جو باکسنگ جیسا گیم ہے بہت کم لوگ ہیں, خاص طور پہ خواتین, جو کہ اس طرف آتی ہیں. لیکن ندا نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے, تو یقیناً ان کو دیکھ کے کافی لوگ انسپائر بھی ہوئے ہوں گے. اچھا, تو ایک اور جی جناب, آپ سے ایک اور مہمان کو آج میں ملوانے جا رہی ہوں, اور وہ مہمان کون ہے پہلے ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن میں آپ کو کروا دیتی ہوں. پریزاد ڈرامہ بہت سے لوگوں نے دیکھا, پریزاد کی پرسنالٹی سے انسپائر بھی ہوئے, اور خاص طور پہ ہماری ینگ جنریشن, ہمارے نوجوان لڑکے, وہ پریزاد سے بہت زیادہ انسپائر ہوئے ہیں, اس سے امپریس بھی ہوئے ہیں. جیسے پریزاد نے زندگی گزاری کہ وہ خوبصورت نہیں تھا, اس کے بعد اس نے اسٹرگل بھی کی, پھر ایک دم سے وہ امیر ہو گیا. تو یہ ہم چیزیں ڈراموں میں تو دیکھتے ہیں, لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ڈراموں کی پرسنالٹی کو اپنی حقیقی زندگی میں کوئی ویسا ہی اپنے آپ کو بنا لے. لیکن ایک نوجوان ہے لاہور کے علی مغل, جنہوں نے بالکل اپنی پرسنالٹی پریزاد کے مطابق بنائی ہے, بالکل انہوں نے ویسی ڈریسنگ کی ہے, ان کی طرح کا لائف سٹائل بنا لیا ہے. لائف سٹائل پتہ نہیں اب وہ جو بعد میں پریزاد کا بنا وہ بنایا ہے کہ نہیں, لیکن پہلے والا جو لائف سٹائل تھا وہ بنا لیا ہے. تو علی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. علی, السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے, آپ بتائیں. میں ٹھیک الحمدللہ. علی, پریزاد ایک بہت ڈیفرنٹ کریکٹر ہے. مطلب اگر ہم دیکھیں کہ وہ مشہور کیوں ہوا, کہ وہ خوبصورت نہیں تھا, وہ غریب تھا, اس نے محبت میں ناکامی دیکھی, اسٹرگل کی, لیکن پیسہ اس کو ایک دم سے مل گیا. تو آپ کیسے پریزاد سے انسپائر ہو گئے, اور پریزاد کا جو گیٹ اپ آپ نے کیا ہے کیوں؟ فرسٹلی تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میرے جو دوست احباب اور جتنے بھی فرینڈز وغیرہ ہیں, جب میں ورک شاپ پہ ہوتا تھا تو اوبویسلی منہ پہ کالک بھی لگتی ہے, اور کام کرتے ہوئے آپ اس چیز کو جانتی ہیں. تو بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ تم پریزاد کی طرح دکھتے ہو, اور ویسے ایسے, ایون میری کزنز بھی. تو فرسٹ تو میں بہت زیادہ مطلب اگریسو ہوا, میں نے کہا تم مجھے, میں سمجھتا تھا یہ ایک فیمیل کریکٹر ہے. مطلب آپ کو برا لگا کہ مجھے پریزاد سے کیوں کمپیئر کیا؟ وہ نام ایسا تھا نا اس کا, تو مجھے مطلب پہلے تو میں اگریسو ہوا کہ تم نے مجھے ایک فیمیل کریکٹر کے ساتھ ملا رہے ہو. اچھا. پھر میری کزن نے مجھے اس بارے میں بتایا کہ یہ ایک فیمیل کریکٹر نہیں ہے, یہ ایک میل کریکٹر ہے, اور اس نے مجھے بتائی اس کی سچائی, اس کی دیانتداری, اس کی نفاست, اور بولا کہ تم یہ ڈرامہ دیکھنا. اور پھر ویسا ہی ہوا کہ میں نے وہ ڈرامہ دیکھا, اور دیکھتے ہی میں نے اس میں یہ چیز دیکھی کہ وہ شخص حالات کیسے بھی تھے, اس نے اپنی سچائی کا دامن نہیں چھوڑا, اور جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مطلب ترقی کی طرف چلتا ہی گیا. تو یہ میری انسپائریشن کا. سب سے زیادہ امپریس پریزاد کی کس بات سے ہوئے؟ اس کی اس بات سے ہوا کہ اس نے کسی بھی موڑ پہ اپنا جو ایمان تھا نا وہ کمزور نہیں ہونے دیا. اس نے سچائی کو پکڑے رکھا ہے, اور ایک سیدھا ٹریک لے کے وہ چلتا رہا. اچھا, لوگوں کا ری ایکشن کیسا تھا جب آپ نے اپنا گیٹ اپ بالکل پریزاد جیسا کر لیا؟ کیونکہ پہلے آپ نے کہا کہ آپ کو برا لگتا تھا کہ جب آپ کو کمپیئر کیا جاتا تھا پریزاد سے, لیکن آپ نے پھر بعد میں بالکل اپنا کریکٹر ہی بالکل ویسا بنا لیا, اپنی پرسنالٹی ویسے بنا لی. تو رسپانس کہیں یا ری ایکشن کہیں کیسا آیا؟ پازیٹیو ری ایکشن بھی آیا ہے اور نیگیٹیو ری ایکشن بھی آیا ہے. اوبویسلی جن لوگوں نے پریزاد واچ نہیں کیا وہ لوگ تو مجھے دیکھ کے شوکڈ ہوئے کہ یہ کیا گیٹ اپ ہے, اور جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ ان لوگوں نے کافی زیادہ اپریشیٹ کیا, اور مطلب مجھے بہت زیادہ انہوں نے جو پازیٹیو کمنٹس کیے کہ آپ کی پرسنالٹی اور آپ کا فیس لک جو ہے مطلب بالکل ویسا میچ کر رہا ہے, تو اچھا بھی لگا. لیکن میں نے جو نیگیٹیو پوائنٹس ہیں ان کی وجہ سے اپنا دل چھوٹا نہیں کیا, اور میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہا. اچھا علی, پہلے تو یہ بتائیں, آپ نے پریزاد کا کریکٹر تو اپنا بنا لیا, اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ میں اسٹوڈنٹ ہوں, گریجویشن میری کنٹینیو ہے, اور گاڑیوں کی ورک شاپ پہ کام کرتا ہوں اپنے والد صاحب کے ساتھ. اچھا, مطلب اب آپ نے پریزاد کی طرح. ویلکم بیک, پروگرام میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں. اور ناظرین, آج میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں دو ایسی مہمانوں سے جن کا تعارف کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ چھوٹی سی عمر میں انہوں نے گانا شروع کر دیا,
वैसे अगर ये कहें कि हम सबको गाना सुनने का शौक तो बहुत होता है, लेकिन छोटी उम्र में गाना गाने का शौक बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन वो दोनों छोटी उम्र में गाना गाती भी हैं और बहुत सुरीला गाती हैं। तो पहले उनका गाना सुनते हैं, फिर उनका तारुफ, उनके हवाले से मजीद बात भी करेंगे। जी, तारुफ में अब करवा देती हूँ। अस्का मेरे साथ बैठी हैं, साथ रमशा है, दोनों बहुत छोटी उम्र की बहनें हैं और दोनों इतनी प्यारी आवाज़ में गा रही हैं। सबसे पहले अस्का आप बताएं, कैसे गाने का शौक हुआ इतनी छोटी सी उम्र में? शौक जो था मेरी मदर को था। अच्छा। तो उन्होंने सिखाया, तो आहिस्ता आहिस्ता शौक जो है मुझ में पैदा हुआ। मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग लिए गाने की? हाँ जी, उस्ताद हमीद अली खान साहब से सीखा है 5 साल की उम्र में। ज़बरदस्त, मतलब प्रॉपर आप लोग सीखी सिखाई आई हैं। मतलब मैं तो ऐसे कही थी छोटी छोटी सी हैं अभी और शायद खुद से शौक हुआ गा लिया, लेकिन बाकायदा सीख के आई हैं। रमशा, आपको भी मतलब अम्मी का शौक था तो आप भी साथ ही दोनों ने इकट्ठे? मेरी मम्मा को भी शौक था, मेरी बहन को भी शौक था, तो फिर अच्छा। वैसे बहनों का कहते हैं ना उनके शौक एक जैसे होते हैं और बहनों की सोच भी एक जैसी होती है, तो मतलब आप दोनों ने सोचा अच्छा चलो हम एक ही फील्ड में जाएं। सारे एक तरफ लगे हुए, तो मैंने कहा चलो मैं भी अंदर घुस जाती हूँ। अच्छा, मतलब कैसा रिस्पांस आया जब आप लोगों ने सिंगिंग शुरू की? क्योंकि आप दोनों की आवाज़ तो बहुत ही प्यारी है, मैं तो आप दोनों का गाना इतनी छोटी सी उम्र में सुन के हैरान हो गई हूँ। कैसा रिस्पांस मिला है अब तक? अच्छा रिस्पांस मिला है। अच्छा, लोग क्या कहते हैं कि मतलब पाकिस्तान में तो वैसे बहुत कम हम देखते हैं सुरीले लोग होते हैं, लेकिन आप दोनों ने बाकायदा ट्रेनिंग भी ली है, तो उसके बाद आप लोगों ने इस फील्ड में आई हैं, तो मतलब फील्ड में कैसा रिस्पांस मिलता है? कई जगह पे अच्छा चलें पहले रमशा बताएं। आपको तो पता है कि हमारी पाकिस्तानी फील्ड थोड़ा है कि लड़कियां मतलब कि सिंगर, पर हम स्टूडेंट्स भी हैं। अच्छा, और साथ साथ जी आई एम अ डॉक्टर, और साथ साथ हाँ जी सिंगिंग भी कर रहे हैं, तो एक अच्छा रिस्पांस मिला कि स्टूडेंट्स भी हैं और सिंगिंग भी करती हैं। तो अच्छा, दोनों डॉक्टर बन रही है या नहीं? ये बन रही है, मैंने अभी इंटर किया है। अच्छा, मतलब आप बड़ी हैं और आप मैं बड़ी हूँ, छोटी है। मैं ये मुझे कंफ्यूज क्यों कर रही है, दोनों कैसी लग रही है मुझे? मैं ज्यादा सिंगिंग पे कंसंट्रेट करती हूँ। अच्छा, इसका पैशन है सिंगिंग। अच्छा, अब भी मतलब क्या कुछ प्रोफेशनली भी कर रही हैं आप दोनों? हाँ जी, अपने सॉन्ग्स, ये अपना सॉन्ग बनाया है, कंपोज मैंने खुद किया है। अच्छा, ये मेरी कंपोजिंग। वाह, हमारे तो यहाँ पे टैलेंट की हम कहते हैं कमी बिल्कुल नहीं है कि गाना बनाया भी खुद, कंपोज भी खुद किया, गाया भी फिर खुद, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो अभी तक मतलब इंडस्ट्री में आप लोगों का किस तरह का एक रहा है, कितने अरसे से काम कर रही हैं, और क्या वो ड्रामोस के जो OST हैं वो गा रही हैं या? अभी तक तो अपने सॉन्ग्स खुद ही बना रहे हैं। अच्छा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें प्लेबैक सिंगिंग जो है चांस मिले। कोई अच्छा प्लेटफॉर्म। अच्छा, सोशल मीडिया का बहुत दौर है और मैं हर बार प्रोग्राम में क्योंकि कोई ना कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसमें ये हवाला देना पड़ता है कि सोशल मीडिया आपको रातों रात मशहूर बना देता है। आप लोगों की जाहिर सी बात है इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट्स होंगे, उस पर आप लोग ये शेयर भी करती होंगी, लोग कैसा रिस्पॉन्स देते हैं इस पर? अच्छा रिस्पांस देते हैं, हमारी आवाज़ की तारीफ करते हैं। एक्चुअली सोशल मीडिया पे ना रातों रात का नहीं है, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। लेकिन अगर पे कोई वीडियो हिट हो जाए तो हाँ, वो तो फिर ऐसी बात कोई वायरल हो जाए तो आपकी कोई एक चीज हिट हो जाए। मुझे याद है एक मरतबा हमने अपने प्रोग्राम में एक साहब को बुलाया था, वो घरों में रंग करते थे और सोशल मीडिया पे उनकी बस एक वीडियो वायरल हुई थी जो वो रंग करते हुए गाना गा रहे थे और उसके बाद वो रातों रात मशहूर हो गए, हर जगह उनकी वीडियोस शेयर की गई। तो ये सोशल मीडिया का कमाल होता है कि आपको इस तरह रातों रात मशहूर बनाता है। अच्छा, घर में से आपको पूरी सपोर्ट थी, मतलब आपने कहा कि आपकी अम्मी का सिर्फ मदर की सपोर्ट है। अच्छा, बाकी किसी ने सपोर्ट नहीं किया? अच्छा, ये चीज़ तो होती है कि आप जब भी कुछ डिफरेंट फील्ड में जाते हैं तो घर के बाकी सब अगेंस्ट जाते हैं, कोई एक होता है जो आपके सपोर्टिव सिस्टम होता है। तो ये बताएं कि क्या रूटीन है आप लोगों की? स्टडीज़ भी करती हैं, साथ साथ सिंगिंग भी करती हैं? स्टडी मैंने तो अभी इंटर कंप्लीट करके भी स्टॉप की हुई है। मैं सोच रही हूँ ज़्यादा सिंगिंग पे कंसंट्रेट करूँ। और ये जो है MBBS कर रही है, डॉक्टर बन रही है, उसका शौक है डॉक्टर बनने का। अच्छा, हाँ। अच्छा, वैसे ज़्यादातर आप लोगों को किस ज़बान में गाने का शौक है? क्योंकि हम लोग अपने देखते हैं ना, हमारे सिंगर्स मुख्तलिफ पंजाबी में भी, उर्दू में भी, या हमारी और भी माशाल्लाह इतनी ज़ुबानें। अली ज़फ़र की मिसाल अगर मैं दूँ, उन्होंने सराइकी में भी गाया और पश्तो में भी गाया। सराइकी में भी सॉन्ग गाया। अच्छा, सराइकी में भी गाया? आती है सराइकी? रिमिक्स? हाँ, रिमिक्स सराइकी सीख ली थी जब गाना गाने लगे थे। अच्छा, फिर हमें सुना भी थे? हाँ जी, ठीक है। वो गाना हम मैं सुती पैनू जगाया माही, वो शफाउल्लाह खान रोकड़ी साहब का हमने रिमिक्स किया। अच्छा, चले फिर हो जाए। लेकिन आप दोनों की आवाज़ इतनी मिलती है कि मैं आप दोनों का गाना सुनते हुए सोच रही थी, मैंने कहा अच्छा अब किसकी आवाज़ है? वो तो अगर आप दोनों सामने ना होती तो मुझे तो पता भी नहीं चलना था। मतलब लोग कहते हैं कि दोनों की आवाज़ बहुत मिलती है। दोनों की आवाज़ भी, और कहते हैं ट्विंस हैं।
ہاں وہ تو میں بھی کہی تھی کہ دونوں بہنیں ایک جیسی بالکل لگتی ہیں, مجھے چھوٹی بڑی کی بھی پہچان نہیں, لیکن بہرحال آپ دونوں نے بہت اچھا گایا ہے اور آپ کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ آپ بہت آگے جائیں, کیونکہ اتنی پیاری آپ دونوں کی آوازیں ہیں. تو یقیناً ہمارے ملک میں ایسا ٹیلنٹ ہو تو ہمیں اس کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے, صرف سوشل میڈیا پہ نہیں, ایسے پلیٹ فارمز کے ذریعے. آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک سے ہم واپس آئیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے.